मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाह रहा हूँ जिसका नाम है योगेश पांडे, जिसमें मैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी करने वाले छात्रों और छात्राओं को मतलब अपनी ओर से जितना संभव हो सके उतनी मदद कर सकूं, उनका नॉलेज का लेवल जितना मेरी ओर से उसको इंक्रीज कर सकूं। तो उसी क्रम में मैं आज अपना एक पहला डेमो वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। कैसे आखिर भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि मुझे इस फील्ड में काम करना चाहिए, मुझे मतलब ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाने चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आज मैं सबसे पहले हम अपना शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज मैं अपना एक टॉपिक लेके आया हूँ, सिर्फ एक डेमो टॉपिक है, इसको आप अन्यथा न लीजिएगा। मेरा एक प्रयास है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना इस क्षेत्र में सफल होना चाहता हूँ, हो सकता हूँ। तो उसी क्रम में मेरा आज पहला वीडियो है। देखिए, वीडियो का नाम है, टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का मतलब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे अन्य राष्ट्रों ने भी अपने संविधान को क्या किया है, परिवर्तनशील बना रखा है, यानी उसके समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन कर सकते हैं। उसी क्रम में हमने जो संवैधानिक व्यवस्था अपना रखी है, हमने भी अपने संविधान को जड़ नहीं रखा है। जड़ का मतलब है स्थिर नहीं रखा है, उसमें भी समय के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि जब संविधान बना था उस समय के हालात अलग थे और आज के हालात के हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों में समय के अकॉर्डिंग आप चेंजेस करना चाहें, तो उसके लिए हमने अपने लिए एक रास्ता खोल रखा है कि संसद को जो है संविधान में संशोधन करने की हमने क्या दे रखी है, शक्ति दे रखी है। संविधान निर्माताओं ने इतना समझा कि इसमें हो सकता है कि भविष्य में चेंजेस करने पड़ सकें, तो इसके लिए हमने प्रक्रिया यानी प्रोसेस बता रखी है। दूसरी चीज देखिए, किन्हीं राष्ट्रों में क्या होता है कि संविधान बहुत इजीली चेंजेस हो सकता है। जैसे ब्रिटेन में आप बहुत इजी तरीके से संविधान को संशोधित कर सकते हैं, और कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिनमें संविधान में संशोधन करना अत्यधिक टफ होता है, जैसे कि अमेरिका। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये मेरे दूसरे टॉपिक यानी दूसरे सेक्शन की बात होगी, जिसके अंदर मैं आपको जो पढ़ाना चाहूँगा उसके अंदर मेरा जो टॉपिक होगा तुलनात्मक राजनीति के अंदर होगा, जिसमें मैं विभिन्न देशों के साथ अपने राष्ट्र के संविधान की क्या करूँगा, तुलना करूँगा। तो आज हम चलो अपना ज़्यादा समय न लेते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन का मतलब होता है जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें आप संशोधन करना है, उसमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। परिवर्तन भी हो सकता है, उस चीज को निरस्त करना भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले संविधान में संशोधन के लिए जो अनुच्छेद है वो 368 नंबर का अनुच्छेद भारतीय संविधान में संविधान को संशोधित करने के क्या करता है, प्रावधान को बताता है, जो संविधान के भाग 20 में क्या है वर्णित है। यानी भाग 20 में संविधान में संशोधन करने के लिए एक अनुच्छेद दिया गया है जिसका नाम है अनुच्छेद 368। इसके तहत संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि आखिर संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रक्रिया से आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपको संविधान में संशोधन करना होगा तो आपको सबसे पहले इसके लिए एक विधेयक को स्थापित करना होगा, यानी विधेयक को लाना होगा। तो ये विधेयक लाया कहाँ जाएगा, विधेयक जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति दी गई है वो दी गई है संसद को, यानी इस विधेयक को आपको कहाँ लाना पड़ेगा, संसद में लाना पड़ेगा। संसद किससे मिलकर बनती है, तीन चीजों से मिलकर बनती है। किससे, लोकसभा यानी निम्न सदन, राज्यसभा यानी उच्च सदन और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, संसद बनती है। तो आपको सबसे पहले एक विधेयक लाना पड़ेगा, चाहे तो आप लोकसभा में ला सकते हैं, चाहे तो आप राज्यसभा में ला सकते हैं। और ये विधेयक लाएगा, विधेयक लाने का काम करते हैं या तो सरकारी सदस्य जो मंत्रिमंडल के या जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उनको बोला जाता है सरकारी सदस्य। दूसरा होता है गैर सरकारी सदस्य, यानी मंत्रिपरिषद के अलावा जो भी सदस्य होते हैं, चाहे प्राइवेट मेंबर हो या जो सांसद हो किसी भी पार्टी का, उनको बोलते हैं गैर सरकारी सदस्य। ये सबसे पहले एक विधेयक लाएंगे जिस बिंदु को आपने संविधान के संशोधित करना है उससे संबंधित विधेयक को। उसके बाद क्या होता है, पहले देखिए मैं अनुच्छेद 368 के तहत बता रहा हूँ। अनुच्छेद 368 के तहत उस विधेयक को लाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जिस सदन में उस लाया जा रहा है, लोकसभा या राज्यसभा में, सबसे पहले उसको उस सदन में पास करना होगा। उस सदन में कैसे पास होगा, उस सदन के में पास करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, विशेष बहुमत। अभी विशेष बहुमत क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी पर आपको बताना चाहूंगा। विशेष बहुमत का तात्पर्य होता है जो सदन की सदस्य संख्या है, जैसे राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है उसके आधे से एक ज्यादा है, यानी अगर 250 सदस्य हैं उसका आधा कितना हुआ, 125 प्लस 1 यानी 126 सदस्य। कहीं 500 मेंबर हैं तो 500 का आधा 250 प्लस 1 251, तो आधे से एक ज्यादा सदस्य का सहमति तो चाहिए। साथ ही साथ क्या होते हैं, जो वोटिंग करने वाले मेंबर होते हैं, और जिस दिन ये प्रस्ताव लाया जाता है, जिस दिन ये वोटिंग होती है, उस दिन उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्यों की क्या होगी, इसमें सहमति होगी, यानी इसके पक्ष में जो होंगे उसको विशेष बहुमत। यानी विशेष बहुमत क्या होता है, सदन का बहुमत यानी आधे से एक ज्यादा सदस्य प्लस उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों को बोला जाता है विशेष बहुमत। दूसरा क्या होता है दोस्तों, विशेष बहुमत
प्लस आधे राज्यों की सहमति। कुछ ऐसे संविधान ने प्रावधान किए हैं जिसमें आधे राज्यों की क्या चाहिए होती है, सहमति चाहिए होती है। अब मैं इसमें देखिए आधे राज्यों की सहमति के भी कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कोई भी ऐसा प्रावधान जो, क्योंकि हम लोगों का जो सिस्टम है हमने संघीय व्यवस्था अपना रखी है, यानी राज्यों से मिलकर एक संघ बना है, तो कोई भी ऐसा प्रावधान जो राज्यों के हितों को प्रभावित करता है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट को अगर आपको चेंज करना है तो विशेष बहुमत तो लाना ही लाना पड़ेगा। उसके बाद आधे राज्यों की उसमें क्या चाहिए होती है, सहमति चाहिए होती है। तो अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार से संविधान में संशोधन होता है, कुछ प्रावधान विशेष बहुमत से होते हैं, कुछ प्रावधान विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से होते हैं। अब देखिए आपके लिए क्या क्वेश्चन है, विशेष बहुमत के अंदर क्या क्या प्रावधान आते हैं आपको ये पता होना चाहिए। जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे मौलिक अधिकारों में अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आपको इसके तहत चेंज करना पड़ेगा, या आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अगर चेंजेस करने हैं तो आपको इसके तहत करना पड़ेगा। वहीं कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें आधे राज्यों की सहमति, अब मैंने कहा राज्यों के हित जहां प्रभावित होंगे, जैसे केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का हमारे संविधान में प्रावधान किया, अगर उसमें आप छेड़छाड़ करेंगे तो आपको आधे राज्यों की सहमति। राष्ट्रपति के इलेक्शन में परिवर्तन करेंगे तो आपको आधे राज्यों की सहमति, क्योंकि राज्यों के हित जोड़ेंगे। राज्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्य की विधानसभाएं जो है के मेंबर जो है राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करता है, वोटिंग करता है। इसके अलावा 7वीं अनुसूची में जो कि केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर, उसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता वहां भी होगी। तो जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा था, लोकसभा या राज्यसभा में सबसे पहले विधेयक लाया जाएगा, इसके तहत जो जिस टाइप का बिंदु होगा, जैसे भी उसमें प्रावधान होगा उसके अकॉर्डिंग तय होगा कि कैसा वो संशोधन विधेयक है, तो इसके आधार पर वो दोनों सदनों में अलग अलग पास किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति के साइन के लिए वो बिल जाएगा। अगर राष्ट्रपति उसमें साइन कर देते हैं, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो क्या बन जाता है, संविधान संशोधन जो विधेयक था वो संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। और मैंने अभी आपको बताया अगर इससे संबंधित यानी आधे राज्यों से संबंधित, तो जब दोनों सदन विशेष बहुमत से पास करेंगे तो उसके बाद आधे राज्यों के पास यानी सभी राज्यों के पास भेजा जाएगा। सभी राज्यों में से अगर आधे राज्यों ने उस पर सहमति दे दी है तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति उसको अपनी मंजूरी देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राष्ट्रपति का एकमात्र ऑप्शन है कि उसको सहमति देनी ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति की सहमति के बाद क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, यानी एक्ट बन जाएगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये एक सदन तो पास कर देता है, दूसरा सदन उसमें अड़ंगा लगा देता है, क्योंकि अभी देख लीजिए जैसे सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है कि राज्यसभा में उसको कभी बहुमत न रहा हो या कम बहुमत हो सकता है, तो वो दोनों सदन अलग अलग, ये कई विधेयकों में क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन बुला देते हैं पास करने के लिए। लेकिन संविधान संशोधन से संबंधित जो भी विधेयक होगा उसमें आपको संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, जब राज्यों के पास जाते हैं, राज्यों के पास ये विधेयक जाते हैं तो उनके पास कोई समय की बाउंडेशन नहीं है। अर्थात ये अगर इनके पास आ गया तो इनसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप 6 महीने के अंदर वापस करो, 3 महीने के अंदर, राज्यों की जब मर्जी वो वापस करें उस विधेयक को, यानी समय बाउंडेड नहीं है। और राज्यों के अगर आधे राज्यों ने सहमति दे दी, बाकी दें न दें उसको शामिल हो न हो इससे कोई लिंक नहीं है। तो इसकी टोटल प्रक्रिया क्या है, विधेयक लाओगे, दोनों सदनों में अलग अलग पास करोगे, देखोगे किस चीज से संबंधित है, तो उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के पास जाएगा, आधे राज्य के पास जाएगा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, साइन होने के बाद राष्ट्रपति के अधिनियम जो है, मतलब विधेयक जो है क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। ये तो इसकी क्या रहेगी, एक प्रक्रिया रहेगी। अब देखना, अगर आपसे पूछता है कि अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, 2 प्रकार से। अब इनके नाम बताओगे। एक तीसरा प्रकार होता है जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बताता है, उसको बोलते हैं साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, इसके अंदर जो भी संविधान में संशोधन होगा वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी साधारण बहुमत का जो संशोधन है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके अंदर के प्रावधान जैसे आप लोगों को बताना, साधारण बहुमत आपको इजीली पता समझ आएगा, यानी सदन की सदस्य संख्या से एक ज्यादा, यानी लोकसभा के जितने मेंबर है उसके आधे से एक ज्यादा, राज्यसभा के जितने मेंबर है आधे से एक ज्यादा, अगर इतने लोग सहमत हैं तो उसको बोलते हैं साधारण बहुमत। इसके अंदर क्या प्रावधान आएंगे, जैसे किसी राज्य का गठन करना है, किसी राज्य को भारतीय संघ में मिलाना है, उसकी सीमा को बदलना है, क्षेत्र में परिवर्तन करना है या नाम में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए साधारण बहुमत। या नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान की नागरिकता कैसे अर्जित करनी है, नागरिकता को कैसे निरसन यानी कैसे उसका समापन करना है, उसके लिए साधारण बहुमत। यह संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो भी प्रावधान किए गए हैं उसमें अगर आपको परिवर्तन करना है उसके लिए भी आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, साधारण बहुमत की आवश्यकता है। देखिए आप लोगों का क्या काम होगा, आप लोगों को ये तय करना होगा एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन बहुमतों से कौन से प्रावधान चेंज होते हैं। यानी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु विशेष बहुमत के तहत संशोधित किया जाएगा संविधान संशोधन, या निम्नलिखित में से कौन से संशोधनों को के लिए आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है, या कौन से संशोधन साधारण बहुमत से
आपके पारित किए जाते हैं। देखिए इसको आप लोग खुद देखिएगा, अगर आपको लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या आपको लगता है कि मेरे द्वारा आपको बताया जाना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं इसका जो अगला सेक्शन लेके आऊँगा आपको मैं सारी इसमें डिटेल दे दूंगा। इसके अलावा देखिए, जब आप ये विशेष बहुमत, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति के बारे में समझ चुके हैं, तो आपको टोटल मिला के ये पता होना चाहिए कि संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होते हैं। संविधान में 3 प्रकार के, 1, 2, 3। और ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार से संशोधन होता है, 2 प्रकार से। और अंतिम चीज जो आपको बताना चाहूंगा, अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो आप लोगों को ये टॉपिक अगर जो मतलब अभी तो फिलहाल इतना ही है संविधान संशोधन के बारे में, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आपको थोड़ा सा भी आपका ज्ञान का लेवल बढ़ाया है, थोड़ा सा भी आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक से हेल्प मिली है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप सही मेरे मतलब पॉजिटिव कमेंट करेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे कि हाँ सर आप सही पढ़ा रहे हैं, आप आइए आगे, तो मैं आप लोगों को ऐसे ही मतलब पूरे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आऊंगा। अभी तो मेरे पास बोर्ड भी नहीं है, व्हाइट बोर्ड भी नहीं है, मैंने वो नहीं मंगा रखा, कॉलर माइक नहीं है मेरे पास। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं आप लोगों के सामने अलग अलग टॉपिक हर सेक्शन का, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा उत्तराखंड जो विशेष रूप से मैं देखता हूँ यहाँ पे समूह की तैयारी करने वाले बहुत से छात्र छात्र हैं, उत्तराखंड का सेक्शन अलग से एक सेक्शन बनाऊंगा ग्रुप सी के लिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा 100 नंबर के पेपर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे उसको क्रैक किया जाए, हिंदी कैसे पढ़ा जाए, उत्तराखंड कैसे पढ़ा जाए, जीएस का सेक्शन क्या देखा जाए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ, संयम रखना, मेहनत करना, समय देना, और आप जरूर सफल होंगे। 6 महीने का समय आप मेरे साथ बिताइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ग्रुप सी वाले स्टूडेंट खासकर ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा जितना मुझसे हो सके। फिलहाल अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि मैंने कैसे पढ़ाया। थैंक यू।